ये कहानी है एक ऐसे जाबांज की जिसने लड़की होकर भी 309 फैशिस्ट को मार गिराया। और ये कोई हवाबाजी नहीं है, ये ल्यूडमिला मिखाइलोवना पावलिचेंको की जीवन पे बनी एक सच्ची कहानी है। इस कहानी की शुरुआत होती है अमेरिकन प्रेसिडेंट के निवास स्थान व्हाइट हाउस से, जहां पर हिटलर को हराने के लिए इतिहास में पहली बार सोवियत संघ और अमेरिकन के बीच एक भारी मीटिंग ऑर्गेनाइज्ड हुई थी। इस मीटिंग में सोवियत संघ के नामी गिरामी अधिकारी और सोल्जर्स आए हुए थे। उनकी खातिरदारी में अमेरिकन प्रेसिडेंट की वाइफ एलेनोरा रूजवेल्ट खुद उनका इस्तकबाल करने पहुंची। सभी सोवियत संघ के सोल्जर्स बारी बारी उनको अपना रैंक और उन्होंने कितने जर्मन्स को मारा बयां कर रहे थे। उन्हीं में एक थी ल्यूडमिला मिखाइलोवना पावलिचेंको, जिसे वर्दी में देख रूजवेल्ट आश्चर्यचकित हो गई कि आखिर कोई लड़की फौज में कैसे भर्ती हो सकती है। फिर उन्होंने पूछा कि तुम्हारा ओहदा क्या है और तुमने कितने लोगों को मारा। ल्यूडा बताती है कि वो सोवियत रेड आर्मी में एक स्नाइपर है और अब तक उसने पूरे 309 जर्मन सोल्जर्स को मारा है। ये सुनकर सब दंग रह गए। सारे रिपोर्टर उनका इंटरव्यू लेने के लिए चढ़ा ऊपरी करने लगे। यहां से कहानी फ्लैशबैक में जाती है जब ल्यूडा हाई स्कूल में पढ़ाई करती थी। आज उसके एग्जाम के रिजल्ट आने वाले थे जिसमें उसका रैंक नंबर 1 आया। उसकी सहेली माशा भी बहुत खुश थी क्योंकि अब उनको किसी नामी गिरामी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाएगा, जैसा कि उनका सपना था। इस खुशी में आज रात उसने घर पे एक छोटी सी पार्टी रखी थी, लेकिन उसके डैड, जो कि आर्मी में मेजर थे, वो अपनी बेटी के लिए खुश नहीं थे क्योंकि वो एक बेटा चाहते थे जो कि उनकी तरह फौज में भर्ती होकर उनका नाम रोशन करे। इसीलिए दोनों के बीच मनमुटाव रहता था। जल्द ही उसका और उसकी सहेली माशा का एडमिशन एक यूनिवर्सिटी में हो गया। आज उसके सभी दोस्त पिक्चर देखने जाने के मूड में थे, लेकिन ल्यूडा डिसाइड करती है कि वो शूटिंग रेंज जाएंगे, जहां पर उनके बीच शूटिंग कंपटीशन स्टार्ट होता है। ल्यूडा भी पहली बार इस कंपटीशन में भाग लेती है, पर उसे गन चलाने नहीं आती थी। तब उसे कोच ने गाइड किया कि टारगेट पे एम करो, सांस को नियंत्रित करो और सांस को रोककर ट्रिगर दबा दो। पावलिचेंको बिल्कुल वैसा ही करती है और नतीजा देख सब हैरान रह जाते हैं। उसे 50 में से 47 पॉइंट मिले, जिससे वो इस कंपटीशन में अव्वल आई। अगले दिन जब वो अपनी क्लास अटेंड कर रही थी, तब क्लास के बीच में ही रेक्टर के ऑफिस से बुलावा आया। उसके शूटिंग के काबिलियत को देख रेक्टर ने डिसीजन लिया था कि उसे 6 महीनों के लिए शूटिंग ट्रेनिंग पर भेजा जाए। वापस आकर वो अपनी पढ़ाई पूरी कर सकती है। पावलिचेंको चाहती तो मना कर सकती थी, पर उसने इस मौके को हाथ से जाने नहीं दिया क्योंकि वो अपने पिता को दिखा देना चाहती थी कि वो भी किसी लड़के से कम नहीं, और अपने माँ का आशीर्वाद लेकर शूटिंग ट्रेनिंग के लिए निकल पड़ी। ट्रेनिंग में 6 महीने बिताने के बाद वापस वो अपनी पढ़ाई पूरी करने लौट आई। हर वक्त उसका पूरा फोकस पढ़ाई पर ही होता, तो वहीं उनकी सहेलियां माशा और सोनिया का मन पढ़ने से ज्यादा मस्ती करने में लगता था। इसीलिए वो मस्ती के मूड में जबरदस्ती पावलिचेंको को साथ लेकर बीच पर घूमने गई। माशा दूरबीन लगाकर लड़कों को देख रही थी। तभी अचानक उसे एक बॉल आकर लगी। बॉल लेने उधर से 2 लड़के ग्रिशा और निकोलाई आए। माशा तो बातों ही बातों में ग्रिशा पे लट्टू हो गई थी। निकोलाई भी पावलिचेंको से नजदीकियां बढ़ाना चाहता था, इसलिए वो मैच जीतने के बाद इनके साथ जश्न मनाने का मन बना लिए। इतने में सोनिया का भाई, जो कि एक डॉक्टर था, वो भी टपक पड़ा। दरअसल सोनिया ने ही उसे यहाँ बुलाया था। वो चाहती थी कि उसके भाई बोरिस की शादी पावलिचेंको से हो जाए। बोरिस को वो पहली नजर में ही पसंद आ गई थी। अभी दोनों एक दूसरे से बातचीत कर ही रहे थे कि तभी निकोलाई और ग्रिशा मैच जीतने के बाद वापस इनको लेने आ गए। वो दोनों एयरफोर्स के पायलट थे। जश्न के बीच सोनिया पावलिचेंको और माशा को अपने घर लंच पे इनवाइट करती है, पर माशा तो ग्रिशा के साथ डेट पे जाने का फैसला कर चुकी थी। निकोलाई भी पावलिचेंको को डेट पे चलने के लिए पूछता है, लेकिन वो उसके साथ न जाकर बोरिस के घर लंच पे जाती है। बोरिस के मॉम डैड को भी वो पसंद आती है। बोरिस उसे वो अंगूठी भी दिखाता है जिसे वो अपनी होने वाली पत्नी के लिए बनवाया था। पूरा माहौल सेट था। पावलिचेंको भी हाँ करने के मूड में थी। तभी रेडियो पर खबर मिलती है कि जर्मनी ने उनके देश पर बम बरसाना शुरू कर दिया है। दोनों देशों के बीच युद्ध छिड़ चुका है। एक बम इनके सिटी सेबास्टोपोल पर भी गिरा था, जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए। ये सुनते ही पावलिचेंको इस रिश्ते को इनकार कर फौज में जाने का मन बना लेती है। बोरिस उसे समझाने की कोशिश करता है कि ये जंग वंग लड़कियों के बस की बात नहीं है, लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनती। देखते ही देखते उसकी ट्रेनिंग भी शुरू हो चुकी थी। मेजर उनको भौलाद बनाने के लिए कड़ी से कड़ी ड्रिल करवा रहे थे। तभी ड्रिल करते हुए एक लड़की का पैंट सरक गया। ये देख मेजर को काफी निराशा हुई। उन्हें लगा कि इनसे तो अपनी पैंट संभाली नहीं जा रही, तो ये देश क्या खाक बचाएंगी।
इसीलिए उस दिन मेजर ने उनके गुड्डे गुड़िया लाली लिपस्टिक सब आग के हवाले कर दिए, जिसे देख बॉयज सोल्जर्स हंस रहे थे। तब मेजर ने उनको बाकायदा समझाया कि ये कोई बच्चों का खेल नहीं है। जर्मनी ने रीगा पर कब्जा कर लिया है। उनका अगला निशाना है कीव और लेनिनग्राड, और अगर ऐसे ही चलता रहा तो वो दिन भी दूर नहीं जब सेवास्टोपोल भी जर्मन्स के कब्जे में होगा। मेजर उनको एक मजबूत सैनिक बनाने के लिए रात दिन एक कर दिए। इसी दौरान उन्हें घास फूस में छिपने की खास ट्रेनिंग भी दी गई, जिसमें पाव्लिचेंको सबसे तेज थी। अभी इनका शूटिंग ट्रेनिंग स्टार्ट ही हुआ था कि तब तक जंग के लिए बुलावा भी आ गया। मेजर ने कैप्टन को बताया कि अभी उनकी शूटिंग ट्रेनिंग बाकी है, वो जंग के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं हुए हैं, लेकिन वहां जितने भी सैनिक पहले कभी शूटिंग ग्रेजुएट कर चुके थे उनको जंग के मैदान में उतार दिया गया। ये टाइम था सन 1941 का और जगह थी ओडेसा। इस मोर्चे को लीड कर रहे थे कैप्टन मकारोव। अभी इनकी तैयारी चल ही रही थी कि तभी इनके ऊपर हवाई हमला हो जाता है, जिसमें बहुत सारे सोल्जर्स घायल हो जाते हैं। जंग का ये भयावह मंजर पाव्लिचेंको पहली बार देख रही थी। हवाई हमले के तुरंत बाद जर्मन्स टैंक गोला बारूद लेकर इनके सीमा में घुस आए, जिन्हें रोकने के लिए कैप्टन ने स्नाइपिंग करना स्टार्ट किया। पाव्लिचेंको ने भी हिम्मत जुटाई और अपनी गन संभालकर एंटी टैंक बुलेट से सीधे टैंक पर निशाना साधा। 2 राउंड में टैंक का शीशा टूट गया और कैप्टन की तीसरी बुलेट ने टैंक के मैकेनिक का काम तमाम कर दिया। पाव्लिचेंको की गोली का अगला निशाना बना दुश्मन ग्रुप का कैप्टन, जिसके मरते ही जर्मन सोल्जर्स के हौसले पस्त हो गए और हाल फिलहाल इन्होंने जर्मन्स को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। वहीं पाव्लिचेंको अपने साथियों के मौत से काफी हताश हो गई थी। अगले दिन टैंक उड़ाने के लिए पाव्लिचेंको को पुरस्कृत करने जनरल मेजर पेट्रो इनके कैंप में आए। उन्हें लग रहा था कि ये बहादुरी का कारनामा किसी लड़के ने किया होगा, पर जब पता चला कि ये उनके फौजी दोस्त की बेटी पाव्लिचेंको ने किया है तो वो और भी गदगद हो गए। जनरल पेट्रो और पाव्लिचेंको के पिता सिविल वॉर की जंग साथ मिलकर लड़े थे, इसलिए एक दोस्त होने के नाते उन्होंने माकारोव को आदेश दिया कि पाव्लिचेंको का खास ख्याल रखा जाए। उनके जाने के कुछ देर बाद पाव्लिचेंको को ढूंढते हुए माशा भी यहाँ आ पहुंची। उसने डिसाइड कर लिया था कि अब वो अपने बॉयफ्रेंड ग्रिशा और पाव्लिचेंको की तरह देश की सेवा करेगी। तभी उसकी नजर कैप्टन पर पड़ती है। पाव्लिचेंको के हाव भाव से वो समझ जाती है कि उन दोनों के बीच कुछ चल रहा है। पाव्लिचेंको अंदर ही अंदर कैप्टन को पसंद करने लगी थी। आज उसने जंग में और 3 जर्मन्स को मारा। वो हर रोज रिपोर्ट देने के समय सबूत के साथ अपने किल्स ऐड करवाती और जब भी मौका मिलता कैप्टन के साथ बैठकर गप्पे लड़ाती। बातों ही बातों में कैप्टन उसे उत्साहित करने के लिए जंग का एक किस्सा सुनाते हैं कि जब वो जंग पे थे तो एक सिधाई में खड़े 3 दुश्मनों को एक गोली में मार गिराया था। हालांकि उनकी इस बात का किसी ने भरोसा नहीं किया और उनके खाते में एक ही किल गिने गए। उन्हीं के नक्शे कदम पर चलते हुए पाव्लिचेंको अगले दिन एक क्लियर शॉट लेने के लिए जगह बदलकर डेंजर जोन में प्रवेश कर चुकी थी और मौका मिलते ही उसने भी एक गोली में 2 सोल्जर्स को मार गिराया। इससे पहले कि वो दुश्मनों के हत्थे चढ़ती, कैप्टन सही समय पर उसे वहां से वापस निकाल लाए। अब तक उसने 72 किल्स पूरे कर लिए थे और बड़बड़ा रही थी कि आज अगर कैप्टन ने नहीं रोका होता तो शतक मारकर ही लौटती। स्नाइपिंग का नशा उसके सर पे इस कदर हावी हो गया था कि उसे अपने घाव भी नजर नहीं आ रहे थे। उसी रात ग्रिशा और निकोलाई भी छुट्टी लेकर इनसे मिलने चले आए। माशा कई महीनों बाद ग्रिशा से मिली थी, इसलिए दोनों एक पल भी एक दूसरे से दूर नहीं रहना चाहते थे। उधर निकोलाई भी पाव्लिचेंको से अपने प्यार का इजहार कर देता है, लेकिन उसके मना करने के बाद भी वो उससे जबरदस्ती करने लगता है तो वो उसको धो डालती है। उनके लड़ने की आवाज सुन कैप्टन भी वहां पहुंचते हैं, जिन पर गुस्सा होकर वो वहां से चली जाती है। कैप्टन को भी पता था कि अगर अभी तक वो ल्यूडा पाव्लिचेंको को अपना लेते तो उनके बीच तीसरा कोई नहीं आता। इन्हीं बातों को लेकर वो असमंजस में थे। तभी पाव्लिचेंको आकर उनसे अपने प्यार का इजहार कर देती हैं। हालांकि कैप्टन उसे अपने करीब आने से मना कर देते हैं, क्योंकि उनके लाइफ में जो कोई भी करीब आता वो किसी न किसी कारणवश मारा जाता। इसीलिए वो पाव्लिचेंको से दूर रहना चाहते थे। अगले दिन ठीक वैसा ही होता है। जर्मन्स के एक हवाई हमले में पाव्लिचेंको बुरी तरह से घायल होकर मिट्टी के नीचे दब जाती है। कैप्टन जब तक उसे ढूंढकर बाहर निकालते वो बेहोश हो चुकी थी। उसके बचने के आसार कम ही लग रहे थे। फिर भी कैप्टन उसे बचाने के लिए तुरंत हॉस्पिटल लेकर भागते हैं, जहां पर उसका इलाज बोरिस करता है। पर जब उसे पता चलता है कि वो किसी और की हो चुकी है तो बेचारा टेंशन में आ जाता है, क्योंकि वो भी पाव्लिचेंको से प्यार करता था। ये बात वो कैप्टन को भी बता देता है और कहता है कि अगर आप उससे प्यार करते हैं तो उसकी हिफाजत करनी चाहिए थी। यहाँ से कैप्टन पाव्लिचेंको के देखभाल की जिम्मेदारी बोरिस के ऊपर छोड़कर जंग के लिए रवाना हो जाते हैं। इसके कुछ दिन बाद अचानक इनके जहाज पर हवाई हमला हो जाता है।
पावलिचेंको अभी पूरी तरह से ठीक भी नहीं हुई थी, फिर भी लड़ने के लिए व्याकुल थी। बोरिस उन्हें समझाता है कि जब तक वो पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाती उसे यही रहना होगा। ठीक होते ही वो अपना मेडिकल सर्टिफिकेट लेकर सेवास्टोपोल आर्मी हेडक्वार्टर्स पहुंच गई, जहां पर जनरल पेट्रो ने उसकी मेडिकल सर्टिफिकेट को देख दोबारा उसे जंग में लड़ने की इजाजत दे दी। लेकिन तब तक ओडेसा जर्मन्स के कब्जे में हो चुका था। बचे खुचे सैनिक वापस सेवास्टोपोल लौट रहे थे। वहीं पावलिचेंको भी आंस लगाए हुए माकारोव के लौटने का इंतजार कर रही थी। तभी उसकी सहेली से पता चलता है कि वो नहीं रहा, जिसे सुन पावलिचेंको वहीं सिसक सिसक कर रोने लगी। उसी रात मशा बताती है कि निकोलाई को भी गोली लगी है, जिससे उसका ग्रिशा बिल्कुल अकेला पड़ गया है। अगले दिन से सेवास्टोपोल को डिफेंस करने की रणनीति जोरों शोरों से चलने लगी। पावलिचेंको भी गन लेकर अपने नए कैप्टन के साथ मैदान में उतर चुकी थी। बदले की आग ने उसे इस कदर अंधा कर दिया था कि वो दुश्मनों को एक गोली में मारने के बजाय उन्हें तड़पा तड़पा कर मार रही थी, जिसे देख कैप्टन उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि वो नाजियों जैसे क्रूर नहीं है, वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकती। इसी तरह अब वो हर दिन दुश्मन स्नाइपर्स को स्पॉट करती और उनको मारकर अपने किल्स में इजाफा करती। कई महीनों तक ऐसा ही चलता रहा। धीरे धीरे इस कैप्टन का भी झुकाव उसकी तरफ होने लगा था। वो भी अपने पुराने गम को भूलकर खुश रहने लगी थी। एक रोज क्रिसमस की रात नाजी सोल्जर्स पार्टी मना रहे थे, लेकिन उन्हें कहा पता था कि ये उनकी आखिरी जश्न की रात होने वाली है। पावलिचेंको और कैप्टन घात लगाकर उनका शिकार कर लेते हैं। वही 1 साल पहले हिटलर ने कहा था कि 1942 तक वो सेवास्टोपोल पर कब्जा कर लेगा, लेकिन सेवास्टोपोल के लड़ाकों ने दूसरी बार जर्मन्स को सेवास्टोपोल की सीमा से दूर खदेड़कर हिटलर को करारा जवाब दे दिया था। इस कारनामे और नए साल की खुशी में जश्न का माहौल बना हुआ था। यहीं पर बोरिस की मुलाकात पावलिचेंको के नए कैप्टन से होती है। बोरिस इस बार भी पावलिचेंको को खो न दे, इसीलिए कैप्टन से पहले ही बता देता है कि वो ल्यूडा से प्यार करता है और उसके लिए ही वो जंग में शामिल हुआ था, ताकि वो टाइम टू टाइम उससे मिलता रहे। इतने में कुछ सोल्जर्स पावलिचेंको से छेड़खानी करने लगते हैं, जिससे तैस में आकर कैप्टन उनसे लड़ पड़ते हैं। पर बोरिस तो सिर्फ मानुष था, बेचारा देखता ही रह गया और इस कैप्टन ने भी बाजी मार ली। उधर माशा की शादी ग्रिशा से तय हो चुकी थी। वो खुशी के मारे झूमे जा रही थी, क्योंकि उनके परिवार वाले भी राजी हो गए थे। अगले दिन उसकी शादी होने वाली थी, इसलिए नतमस्तक होकर वो उन दोनों को अपनी शादी में आने का निमंत्रण देती है। इधर लड़ाई थमने का नाम ही नहीं ले रहा था। आज पावलिचेंको ने 2 स्नाइपर्स को मारा और बोरिया बिस्तर समेटकर जल्द ही वापस लौट आई, क्योंकि आज माशा की शादी थी। वहां जाकर पता चला कि ग्रिशा तो शहीद हो चुका है, जिसके सदमे से वो आपा खो चुकी थी। उसे इस हाल में देख पावलिचेंको ने कैप्टन से कहा कि उसे एक बेटा चाहिए। वो उनके साथ ही ताउम्र जिंदगी बिताना चाहती है, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अगले दिन स्नाइपिंग करने जाते समय वो माइन के जाल में फंस गए। जब बचने का कोई रास्ता नजर नहीं आया तो कैप्टन ने पावलिचेंको को कवर करना ही सही समझा, जिससे वो बुरी तरह घायल हो गए। ल्यूडा उन्हें पीठ पर उठाकर मदद के लिए चिखते चिल्लाते हुए बेस की तरफ भागती रही, लेकिन कुछ न हो सका। कैप्टन मर चुके थे, वो भी बेहोश हो चुकी थी और जब आंख खुली तो बोरिस के सामने हॉस्पिटल के बेड पर थी। उसके सारे जख्म ताजा थे, फिर भी कमिश्नर उसे जंग में भेजने लिए यहां आ धमके, क्योंकि जर्मन्स ने न्यूज़पेपर में छापा था कि उन्होंने ल्यूडा पावलिचेंको को मार गिराया है और अब और उत्साह के साथ एक और बार सेवास्टोपोल पर हमला करने वाले हैं। इसीलिए उन्हें जवाब देना जरूरी था कि पावलिचेंको अभी जिंदा है। उसे तुरंत वर्दी वगैरह पहनाकर न्यूज के लिए फोटो खींचने ले गए। इस दुख के माहौल में भी उन्हें जबरदस्ती मुस्कुराने के लिए कहा गया, क्योंकि ये फोटो न्यूज के साथ दुश्मनों के पास भी जाने वाली थी। न्यूज छपने के बाद जर्मन्स को जब पता चला कि पावलिचेंको जिंदा है, तो वो अपने सबसे शातिर स्नाइपर्स को उसे खत्म करने के लिए रवाना कर चुके थे। वहीं पावलिचेंको जंग से पूरी तरह से उब चुकी थी। उनके पास अनफिट का मेडिकल सर्टिफिकेट भी था। जब कमिश्नर को लगा कि वो ऐसे नहीं मानेगी, तो उन्होंने कैप्टन का नाम लेकर उसे इमोशनल ब्लैकमेल करना शुरू किया, और जैसे ही उसके अंदर बदले की भावना जगी, वो अगले दिन से उस जर्मन स्नाइपर को स्पॉट करने में जुट गई। देखते ही देखते दोपहर और फिर शाम भी हो चला था, पर दोनों स्नाइपर अपनी जगह से टस से मस नहीं हुए, क्योंकि उन्हें अच्छी तरह पता था कि जिसकी पोजीशन पहले रिवील होगी वो मारा जाएगा। 20-22 घंटे इंतजार करने के बाद पावलिचेंको के सब्र का बांध टूट गया और वो उस स्नाइपर की लोकेशन पता करने के लिए जैसे ही खड़ी हुई, दोनों एक दूसरे को देख लिए और एक साथ गोली चलाए। पावलिचेंको को दाहिने चेस्ट में आकर धड़ से एक गोली लगी, पर उसकी गोली उस जर्मन स्नाइपर के सीधे हेड में जाकर लगी थी। उस बेचारे की भी अभी नई नई शादी हुई थी। लगभग 2 साल तक सेवास्टोपोल को डिफेंड करने के बाद आखिरकार जर्मन्स ने सेवास्टोपोल पर कब्जा कर लिया था।
2 लाख से भी अधिक लोग सेवास्टोपोल में फंसे हुए थे। जिसके पास वीआईपी पास था, सिर्फ उन्हें ही वहां से बाहर निकाला जा रहा था। बोरिस के पास एक ही वीआईपी पास था। वो ऑफिसर्स से रिक्वेस्ट करता है कि उसके साथ साथ पाव्लिचेंको को भी जाने दिया जाए, पर ऐसा हो न सका। इसलिए उसने अपने वीआईपी पास पर पाव्लिचेंको को जाने दिया। हालांकि वो बहुत अच्छे तरह से जानता था कि अगर अभी यहाँ से निकल न सका तो मारा जाएगा। इस तरह एक दीवाने की वजह से एक बार फिर ल्यूडा को जीवन दान मिला। इस लड़ाई में बोरिस के साथ साथ जितने भी सेवास्टोपोल के लोग थे उन्हें जर्मन्स ने मार डाला। आगे चलकर पाव्लिचेंको को एक बेटा हुआ और 58 साल की उम्र में स्ट्रोक पड़ने की वजह से ल्यूडमिला मिखाइलोवना पाव्लिचेंको की मृत्यु हो गई।